दोस्तों, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में आज एक बड़ी अलग कहानी आपके लिए लेकर आया हूं। अलग ऐसी कि इस कहानी का मुख्य पात्र, जो कि अब इस कहानी में जिंदा नहीं है, और उसने अपने मरणोपरांत यह कहानी सुनाने की जिम्मेदारी अपने जीते जी ही मुझे सौंप दी थी। चूंकि कहानी पात्र संवाद वाली नहीं है, तो मैं इसके बारे में एक छोटी सी भूमिका से आपको समझा देना चाहता हूं, ताकि आप इस कहानी से जुड़े पात्रों और उनकी भावनाओं को भली भांति समझ पाएं। यह कहानी एक छोटे से खुशहाल परिवार की है, जिसमें एक पत्नी के अलावा 2 प्यारी सी बेटियां हैं। परिवार का नायक अपनी पत्नी श्रद्धा पर अटूट विश्वास और प्रेम करता है। साथ ही अपनी दोनों बेटियां सचिता और सलोनी को बेहद बेहद प्यार करता है। कहते हैं कि एक परिवार को बनाने और मिटाने दोनों में ही एक औरत की अहम भूमिका होती है। हमारे शास्त्रों में इसी कारण इसे गृह लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो कुछ शातिर लोगों के मायाजाल में उलझकर उस परिवार की गृह लक्ष्मी ने परिवार की शांति भंग कर डाली और कुछ ऐसी गलतियां कर डाली कि उन दोनों के बीच का अटूट विश्वास टूटकर बिखर गया। फूल सी बच्चियां कुम्हला गईं और परिवार से खुशियां ऐसे गायब हो गईं जैसे कभी थी ही नहीं। वह मेरा बहुत अजीज दोस्त था। मैं बहुत अच्छे से जानता था उसे। वो एक सच्चे दिल का, बहुत भावुक, प्रेम और दया से भरा भावनात्मक इंसान था, जो इंसान से कहीं बढ़कर मूक प्राणियों को भी प्यार करता था। लेकिन आज उसके अंदर का विश्वास टूट चुका था, और जहां विश्वास ही ना हो तो वहां श्रद्धा का ठहर पाना मुश्किल होता है। वही हुआ भी। पत्नी अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर छोड़कर जा चुकी थी, और मेरे दोस्त विश्वास को जितना विश्वास और गर्व था अपने इस रिश्ते पर, वह सब कुछ बदल चुका था, और मेरा दोस्त अब सिर्फ नाम का विश्वास रह गया था। महीनों सालों में बदल गए। उन सभी को अलग हुए इतने लंबे समय में मात्र 1-2 बार बच्चियां 4-5 दिन के लिए अपने पापा के पास आईं। फिर धीरे धीरे यह पैटर्न सा बनता गया कि जब भी जिस चीज की जरूरत होती तो पापा को फोन कर दिया जाता या मैसेज कर दिया जाता, और पापा वो मांगी हुई चीज लाकर भिजवा दिया करते। बस इस तरह के जरूरत के कॉल्स आते कभी कभार, बाकी कोई और खैर खबर तो लेना नहीं होती। इस तरह से मेरा दोस्त बन गया एक जरूरत के समय याद किए जाने वाला पिता। और इसीलिए मैंने इस कहानी का टाइटल दिया है जरूरत के पापा। मेरा दोस्त एक बड़ी गहरी बात कहा करता था, दोस्त एक बात याद रखना, जब तक बच्चे छोटे हैं तभी तक वे अपने हैं। जिस उंगली को पकड़कर वे चलना सीखते हैं, बड़े होकर एक दिन उंगली दिखाने से भी नहीं चूकते हैं। उसकी बात में वाकई में गहराई तो थी। मैंने उसकी बात को सार्थक होते हुए भी देखा। मैंने देखा है उन फोटोग्राफ्स को जिसमें उसकी बेटियां जब छोटी थीं कितने अपनेपन से अपने पापा के साथ खुश दिख रही थी, और जब जरा बड़ी हो गईं और अपनी माँ के साथ अलग रहने लगीं, तो उसी ने मुझे एक बार बताया था कि पूरे 7 महीने बाद जब पहली बार मेरी बेटी 4-5 दिन के लिए आई थी, तो उसने कहा था, पापा आप ना फेसबुक पर अपने साथ हम लोग की फोटोज मत डाला कीजिए। अब कितना आघात पहुंचा था उस दिन मेरे दोस्त को। टूट गया था बेचारा। तभी उसके टूटे दिल से वे लाइन निकली थी शायद कि बच्चे तभी तक अपने हैं जब तक वे छोटे हैं। उसे बहुत बहुत प्यार था अपनी दोनों बेटियों से। मैंने देखा जब कभी भी मैं उसके साथ बाजार में जाता तो वो बाजार में कुछ भी शॉपिंग करता तो सबसे पहले अपनी बेटियों के लिए ही कुछ ना कुछ खरीदा करता। वो अक्सर पिंक और ब्लू कलर की चीजें ही चूज किया करता। मैंने एक बार उससे पूछा भी था तो वो बोला, हाँ एक्चुअली पिंक कलर
सचिता को पसंद है और ब्लू कलर सलोनी को, तो इसलिए मैं सबसे पहले इन्हीं कलर्स में ढूंढता हूँ कुछ भी। और वाकई में मैंने ये देखा, उसने जो अपना ड्रीम हाउस भी बनाया था उसमें भी अपनी बेटियों के रूम को पूरा पिंक एंड ब्लू थीम पर बनाया था। बहुत ही खूबसूरत घर बनाया था उसने। पर देखो कैसा दुर्भाग्य कि उन दोनों के झगड़े में बच्चे भी उस अपने नए घर के सुख पाने से वंचित रह गए और आखिरकार उसने 1.5 साल की अथक मेहनत से बनाए घर को गृह प्रवेश से पहले ही बेच डाला। मुझे आज एक पुरानी बात याद आ रही है। अभी कुछ महीने पहले मैं और वो दोनों उसके घर की छत पर बैठे हुए थे। बातों बातों में जाने वो किन ख्यालों में खो सा गया। फिर अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोला, ए दोस्त, आज एक पुरानी बात याद आ गई यार। मैंने कहा बता, कौन सी बात? वो बोला, बात कई साल पहले की है, जब मेरी बड़ी बेटी सचिता ही थी। उस समय वो 5-6 साल की रही होगी शायद। तो उसके बर्थडे की सीडी में एक सॉन्ग डाला था। वो सॉन्ग जब कभी भी, खासकर रात में, उसकी माँ गाया करती, उसे सुनते ही सचिता की आंखें भर आती यार। वह फौरन अपनी माँ के होठों पर हाथ रखकर उनका गाना रोक देती और फौरन मेरे गले लग जाती। फिर मैं भी गाता तो मुझे भी रोक देती और काफी देर तक मेरे सीने से ही चिपकी रहती। गाना था भी बड़ा दिल को छू लेने वाला यार। मैंने कहा, कौन सा गाना था? जरा गुनगुना के भी तो बता। उसने अपने हाथ का पैक फिनिश किया और गुनगुनाने लगा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा, पापा, तेरे पापा। और गाते ही गाते वो फफक कर रो पड़ा। फूट पड़ा अंदर का सैलाब। कुछ यादें इतनी गहरी हैं मेरे दोस्त, जो मेरी सांसों के साथ ही खत्म होंगी शायद। मैंने संभालते हुए कहा, नहीं विश्वास, नहीं, संभाल अपने आप को मेरे भाई। वो है तो ना तेरी बेटियां, भले ही दूर हैं तो क्या हुआ? उसका जवाब सुनकर तो मेरा कलेजा ही हिल गया। उसने कहा, हाँ दोस्त, मुझे एक बात बता, तेरे पास अपना दिल तो हो, लेकिन उस दिल की धड़कनें किसी और के पास, तो तू जी लेगा खुशी से? मैं कुछ ना कह सका सिवाय उसे अपने गले से लगाने के। अभी पिछले महीने ही उसने मुझे एक नया बड़ा खूबसूरत मोबाइल दिखाया था। मैंने देखते ही बोला, अरे वाह, बड़ा खूबसूरत मोबाइल है यार, तूने अपने लिए लिया? वो बोला, नहीं, छोटी बेटी सलोनी के लिए। ओह अच्छा, ब्लू कलर भी ढूंढ लिया तूने, बड़ा अच्छा है यार। कितने का? 10,000 का है। अरे क्यों लिया इतना महंगा? वो बोला, उसका फोन आया था एक दिन, बोली पापा ऑनलाइन स्टडी करनी पड़ती है और हम दोनों के बीच एक मोबाइल होने से अक्सर झगड़ा हो जाता है, तो क्या आप मुझे एक नया मोबाइल दिला दोगे? तो ये बात थी, वही जरूरत वाली बात। जरूरत पर ही पापा याद आते हैं, है कि नहीं? ठीक है दोस्त, एक पिता का फर्ज तो निभाना ही है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। मैंने उसके तरफ आश्चर्य भरी निगाह से देखा तो उसने अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान बिखेर दी बस। फिर वो बोला, दोस्त आज तुझसे एक जरूरी काम है। मैंने कहा, हाँ बोल, क्या बात है? देख भाई, ऐसा है, इस कोरोना में दुनिया का हर इंसान परेशान है और मैं तो पहले से ही पर्सनली तौर पर परेशान हूं। किसी को भी नहीं पता कब क्या हो जाए। इसी सब के चलते मैं अपनी एक छोटी सी वसीयत वीडियो फॉर्मेट में एक छोटी सी क्लिपिंग बनाकर रिकॉर्ड भी कर दी है, जो कि मैंने अपने कुछ खास लोगों के अलावा तुझे भी मोबाइल पर सेंड कर दी है।
मेरे मोबाइल में 2 सिम हैं, जिसमें से एक सिम निकालकर मैं आज तुझे दे रहा हूं। ये तू अपने पास रख। इसे सही वक्त आने पर अपने मोबाइल में डाल लेना। विश्वास, तू ये सब क्या? मेरी बात सुन, अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। ये एक लेटर है दोस्त, इसे संभाल कर रखना। इसको तू मेरे बच्चों को पढ़कर सुनाएगा। लेकिन कब? जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तब। अब पता नहीं इसके लिए तुझे कितना इंतजार करना पड़े, लेकिन तब तक के लिए इसे संभाल कर तो रखना ही पड़ेगा। और इस विश्वास को पूरा विश्वास है कि तू इसे संभाल कर रख पाएगा, है ना? हाँ, वो सब तो ठीक है यार, लेकिन अब मुझे ये बता, आखिर ये सब है क्या? क्या तू कल समाधि वगैरह लेने के मूड में तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ना ही कोई समाधि, ना ही आत्महत्या। बस मैंने ये सब चीजें जीते जी करके रख दी, यूं ही। अब बाद में तो कोई चांस नहीं मिलता ना इन सब के लिए, है कि नहीं? मैं क्या बोलता? उसके सामने निरुत्तर था बस। जैसे उसे आभास सा हो चला था कि उसके जीवन का सूर्यास्त नजदीक है। और 2 महीने बाद एक दिन खबर मिली कि मेरा दोस्त विश्वास अब इस दुनिया में नहीं रहा। हार्ट अटैक से उसकी डेथ हो गई। इस खबर पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए कि मेरा प्यारा दोस्त विश्वास अब खत्म हो गया। लेकिन थी तो यह एक कड़वी सच्चाई। छूट गया साथ हमारी दोस्ती का, रह गया मैं अकेला उसकी अच्छी बुरी यादों के साथ। और जैसा कि उसने मुझसे जिंदा रहते यह भी कहा था कि दोस्त, यदि मैं कभी अचानक मर जाऊं तो अपनी तरफ से मेरे बच्चों को मेरे मरने की खबर मत देना। मैंने पूछा, ऐसा क्यों भला? वो बोला, जितनी लेट खबर मिलेगी उतने दिन गलतफहमी में ही सही मैं उनके लिए जिंदा तो रहूंगा। क्या दोस्त था यार मेरा। समुद्र की तरह अथाह हृदय था उसका। सारा कुछ अपने अंदर समाये चला गया। मैंने उससे किए वायदे के मुताबिक उसकी दी हुई वो सिम अपने मोबाइल में डाल ली और इंतजार करने लगा कि कभी उसकी बच्चियों का फोन आएगा। लेकिन इस डर के साथ कि यदि यह बुरी खबर उन्हें मुझसे ही मिलनी होगी तो मैं कैसे दे पाऊंगा भला यह खबर। और लगभग 1 महीने बाद फोन आ ही गया। हेलो पापा। मैं फौरन समझ गया ये मेरे दोस्त की बेटी की आवाज थी। फिर भी मैं बोला, कौन बेटा? वो बोली, अंकल आप कौन? ये तो मेरे पापा का नंबर है ना। तब तक मैंने अपने अंदर एक गहरी सांस भर ली थी, क्योंकि जो खबर मुझे अब इस छोटी बच्ची को सुनानी थी उसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। मैंने पूछा, कौन? सलोनी बेटा? जी अंकल। आप कौन? बेटा मैं तुम्हारे पापा का दोस्त बोल रहा हूं, शिवा अंकल। जी नमस्ते अंकल। पापा से बात करनी थी, लेकिन ये नंबर आपके पास कैसे? बेटा सलोनी, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम? वह घबराई हुई सी बोली, क्या अंकल, क्या बात है? पापा कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? मैंने अपने अंदर की पूरी शक्ति समेटकर कहा, बेटा एक बहुत बुरी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है। नहीं नहीं, ये झूठ है, झूठ है ये। इस दर्द भरी चीख ने जैसे मेरे कान के पर्दे ही हिला दिए। अंकल आप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पापा बहुत फिट पर्सन थे। हाँ बेटा सही कह रही हो तुम, लेकिन 1 महीने पहले उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो चुकी है। 1 महीने पहले? और मुझे आज? बेटा उन्होंने मना किया था सभी को
कि उनकी डेथ की खबर तुम लोगों को ना दी जाए। और लगभग 2 महीने पहले वे मुझे ये सिम देकर गए थे कि उनकी डेथ के बाद इसे मैं अपने मोबाइल में लगा लूं और जब कभी भी तुम्हारा फोन आए तभी यह खबर दूंगा, उससे पहले नहीं। और वे एक वसीयत तुम दोनों के नाम की और एक पत्र छोड़कर गए हैं। उनकी यह इच्छा थी कि उनके जाने के बाद जब कभी भी तुम्हारा कॉल आए तो मैं तुम्हें यह पत्र पढ़कर जरूर सुना दूं। तो बेटा सलोनी, यदि तुम इस हालत में हो कि मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की ये आखिरी चिट्ठी पढ़कर सुनाऊं तो बोलो, वरना फिर कभी। वह रोते हुए स्वर में बोली, जी अंकल, आप अभी सुनाइए मेरे पापा की आखिरी चिट्ठी, प्लीज प्लीज। मैंने कांपते हाथों से उस लिफाफे को खोला। मुझे मालूम था मेरे गले से शायद आवाज भी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि मेरा पूरा शरीर ही बुरी तरह कांप रहा था। लेकिन मेरा दोस्त मेरे ऊपर एक आखिरी जिम्मेदारी छोड़कर जो गया था, तो उस दोस्त विश्वास के लिए मुझे विश्वास पात्र होने का फर्ज तो निभाना ही था। मैंने पत्र को खोला। बड़ी सुंदर हैंडराइटिंग में वो पत्र लिखा गया था। पहला ही शब्द पढ़ते मेरी आंखें डबडबा गईं और फिर उन्हीं डबडबाई आंखों एवं रुंधे गले से मैंने पत्र को पढ़ना शुरू किया। मेरे प्रिय बच्चों, आई लव यू। बेटा, शिवा अंकल का यह पत्र पढ़कर सुनाने का अर्थ ही यही है कि तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। असल में मेरे प्राण तो बेटा उसी दिन निकल गए थे जब तुम दोनों अपनी मां के साथ घर छोड़कर चले गए थे। आज तो सिर्फ शरीर से प्राण निकले हैं। मेरे लिए तुम दोनों मेरी दोनों आंखों की तरह हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे जाने का ज्यादा दुख सलोनी को होगा, क्योंकि सचिता के दिमाग में उसकी मां ने पापा की एक नेगेटिव इमेज बना दी थी। लेकिन सलोनी का मन तो बिल्कुल मेरी तरह है। मैं इस पत्र के माध्यम से अब कुछ सही गलत साबित नहीं करना चाहता। जो कुछ करेगा वक्त ही करेगा। पर अफसोस इस बात का होगा कि जब कभी तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि पापा ही सही थे, तब तक शायद मैं इस दुनिया में ही ना रहूं। बेटा, मैंने घर बनाकर कोई पैसा बर्बाद नहीं किया। जब तुम लोग उसमें रहने नहीं आए तो उसे बेचकर भी मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने बचपन से लेकर आज तक की हर जरूरतों को तुम्हारी पूरा किया है, और यदि कल को मैं ना रहूं तब भी मैं तुम लोगों को कोई दिक्कत ना हो पाए इसकी व्यवस्था भी कर दी है। मैंने बैंक में तुम्हारे नाम से पैसे जमा कर दिए हैं। तुम दोनों के नाम की वसीयत बनाकर शिवा अंकल के पास रख दी है। मैं तुम लोगों के लिए ज़रूरतों के चलते अब सिर्फ ज़रूरत के पापा बनकर ही तो रह गया था। वो लास्ट मोबाइल लेने के लिए जो कॉल आया था, उसके बाद हफ्तों गुजर गए, कभी कोई कॉल नहीं आया। हम सभी जीते जी मरे समान ही हो चुके हैं। बस सांसें चल रही हैं तो जिंदों की गिनती में हैं। परमात्मा से रोज ही यही प्रार्थना करता हूं कि वो मुझे इस अकेलेपन और अभागेपन की जिंदगी से मुक्ति दे और अपनी शरण में ले ले। और जिस दिन तुम मेरा यह आखिरी पत्र सुन रहे होगे, तब तक ईश्वर ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली होगी। मुझे अब तुम दोनों की फिक्र नहीं है बेटा। तुम लोग अपनी मां के साथ सेट हो चुकी हो। एक पिता के होते हुए भी उसके बिना रहना तुमने अच्छी तरह सीख लिया है। भावनात्मक व्यक्ति ज्यादा दुख झेलता है और प्रैक्टिकल व्यक्ति भावनाओं को लात मारकर आगे बढ़ जाता है, जैसा कि तुम्हारी मां ने किया। मुझे फिक्र है तो अब बस गौरी की। तुम्हारे चले जाने के बाद एक वही तो है मेरे अकेलेपन की साथी,
जब तक मैं उसके सर पर प्यार से हाथ नहीं फेरता, प्यार नहीं करता, वो खाना ही नहीं खाती। यदि मैं अचानक उससे पहले चला गया तो कितनी अकेली हो जाएगी बेचारी। अपनी दुखी आंखों से रोज मेरे आने की प्रतीक्षा करती रहेगी। वह मुझसे अपनी मूक भाषा में जैसे सारा कुछ कह डालती थी, लेकिन जब मैं ही नहीं रहूंगा तो वो किससे और कैसे कहेगी, और कौन उसका दुख समझेगा भला। वैसे तो वो मेरे जाने के दुख को नहीं झेल पाएगी, ज्यादा नहीं जी पाएगी, और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि वो जल्दी ही मेरे पास आ जाए, क्योंकि उस दुनिया में मैं तो एकदम अकेला ही हो जाऊंगा ना वहां। लेकिन बेटा, हो सके तो मेरे लिए एक काम कर देना। जब कभी भी इस तरफ आना हो तो कुछ पैकेट बिस्किट लेकर मेरी गौरी के पास जाना, उसे प्यार करके बिस्किट खिला देना। इससे मेरी आत्मा को बेहद खुशी मिलेगी। मेरे बच्चों, खुश रहना और खूब पढ़ना। मुझे याद करना नहीं पड़ेगा, मैं हर अच्छी बुरी यादों में हमेशा तुम्हें याद आऊंगा। और हां, जिंदगी में जब कभी ऐसा लगे कि तुम्हारे पापा गलत नहीं थे और वे हमेशा ही तुम सभी को बहुत बहुत प्यार करते थे, तो एक बार अपने हाथों को आसमान की तरफ फैलाकर जोर से चिल्लाना, आई लव यू पापा, आई लव यू। मैं उसी पल एक ठंडी हवा के झोंके के रूप में आकर तुम्हें गले से लगा लूंगा मेरे बच्चों, गले से लगा लूंगा। गुड बाय बेटा, गुड बाय। ढेर सारा प्यार के साथ तुम्हारे पापा। मैंने अपने रूंधे गले से सलोनी से बोला, तो बेटा, ये थी तुम्हारे पापा की आखिरी चिट्ठी। तुम अपनी वसीयत के पेपर मेरे पास आकर कभी भी ले जाना और अपना ख्याल रखना। हाँ बेटी, बेटी सलोनी, कुछ तो बोलो बेटी। मैंने कई बार पूछा, लेकिन मोबाइल पर सिर्फ और सिर्फ बिलख बिलख कर रोने वाली सिसकियों की सिवा कोई और आवाज ना आई। मैं और क्या करता। मैंने भी सोचा कि इन बच्चियों को आज अपने अंदर के पश्चाताप को इन आंसुओं के रूप में बहा लेने दो। और फिर मैंने भी भारी दुखी मन से फोन काट दिया।